हेलो एवरीवन, आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं गेट के मॉक टेस्ट 2 के सॉल्यूशंस। ये है सॉल्यूशंस का पार्ट नंबर 2। अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो जाके तुरंत देख लीजिए। अभी तक मॉक टेस्ट 1 या मॉक टेस्ट 2 में से कोई भी नहीं दिया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में लिंक है, चेकआउट जरूर कीजिए। मूविंग टू द क्वेश्चंस, कल हमने 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, आज आगे के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है n। इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे ये बताना है कि अगर एक आइगन वैल्यू है ए की तो कोई भी बेसिस जो आइगन स्पेस की होगी वो ऑर्थोगोनल ज़रूर होगी। हमेशा एक बेसिस ज़रूर होगी आर एन की जो आइगन वेक्टर से कंसिस्ट करेगी ये किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ के लिए आइगन स्पेसेस ऑर्थोगोनल होंगे या ए को ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज किया जा सकता है ग्राम स्मिथ प्रोसेस लगाने के बाद एक चूज इन बेसिस के लिए हर आइगन स्पेस की। कौन सा ट्रू है बताना है। सबसे पहले हमने ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया ऑर्डर एन की, तो बेसिकली ओनली आइगन वैल्यू 1 है तो के 1 हो जाएगा। और एस हमने बेसिस ली इस तरह ई वन ई आई स्टैंडर्ड बेसिस है आर एन की ई वन से ई एन तक, तो ई एस बेसिस हमने ली ई वन प्लस ई टू ई थ्री अप टू ई एन। ये आइगन स्पेस ई वन की बेसिस ली हमने, मगर ये ऑर्थोगोनल नहीं, आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया फॉल्स। दूसरी चीज़, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ऑप्शन भी डेफिनेटली ट्रू होगा बिना किसी डाउट। अच्छा, अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किन्हीं भी दो आइगन वेक्टर्स का अगर वो दो करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए हैं वो ऑर्थो जीरो होगा, तो यानी ऑर्थोगोनल ज़रूर होंगे। ऑप्शन सी भी करेक्ट, कोई दिक्कत। फोर्थ ऑप्शन को हम देखें तो रियल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो हम ऐसी बेसिस चूज कर सकते हैं आइगन स्पेसिस के लिए कि ग्राम स्किमेटेड प्रोसेस लगाने के बाद ए को ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज किया जा सकता है। इसी वजह से ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो बेसिकली मेन रिजल्ट यह है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है और उसके बाद ये सब पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आते हैं। और जो ओनली करेक्ट ऑप्शन है वो बी सी और डी ऑप्शन है, ए करेक्ट या नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि आइगन वैल्यू सेम भी हो सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो आइगन स्पेस ऑर्थोगोनल ही हो। अगर डिफरेंट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग होता है और बेसिस होगा वो सब डायगोनलाइजेबल के ऊपर आता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बेसिक्स है, बहुत इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे। एफ एनालिटिक फंक्शन था एक एनुलस में और मॉड एफ की वैल्यू लेसर इक्वल टू 1 है मॉड जेड इक्वल टू 1 के लिए, और लेसर इक्वल टू 4 वैल्यू मॉड जेड इक्वल टू 2 के लिए हमेशा ट्रू वाला ऑप्शन कौन सा होगा। वैसे तो डायरेक्टली ऑप्शन डिस्कार्ड करके बता सकते थे आप, ठीक है, तो वही हम करते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन ले लिया 0, तो सी और डी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो गए क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। तो मॉड जेड अगर हम जेड 1 ले लेते हैं तो 1 लेसर इक्वल टू 0 एंड 1 लेसर इक्वल टू 0 होगा, वो दोनों फॉल्स हैं, तो ऑप्शन सी और डी गलत हो जाते हैं। फिर ऑप्शन ए को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ए को डिस्कार्ड करने के लिए फंक्शन ले लिया जेड स्क्वायर और हमने जेड ले लिया 2, क्योंकि जैसे ही हम जेड स्क्वायर लेंगे और जेड को हम 2 ले लेंगे तो 4 लेसर इक्वल टू 2 हो जाएगा, अगेन फॉल्स। तो सीधा सीधा ऑप्शन बी करेक्ट है और वो दिख भी रहा है। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए हम लगाते हैं मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। तो अगर मॉड जेड इक्वल टू 1 और मॉड जेड इक्वल टू 2 यानी बाउंड्री और एनुलस की बात करें तो दोनों पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि एफ जेड बाई जेड स्क्वायर का मॉड लेसर इक्वल टू 1। और मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इस फंक्शन पे लगाएं तो मैक्सिमम वैल्यू से बाउंड्री पे अटेन होगी, तो यानी इसका जो मॉड है वो लेसर इक्वल टू 1 होगा थ्रू आउट द एनुलस, यानी कि मॉड एफ जेड इज लेसर इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। इसलिए ओनली करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी है। ऑलराइट, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल, आपको दिख रहा था ऑप्शन डिस्कार्ड करने थे एंड यू आर डन। मूविंग टू क्वेश्चन 11, ये था कि इस इंटीग्रल की वैल्यू अगर b है तो 1/पाई और b की वैल्यू क्या होगी। अब इस टाइप के इंटीग्रल को रियल इंटीग्रल होता है, सॉरी ये x आता, उसको हम सॉल्व करते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, और वो किस तरह करते हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स में z में, यानी जेड स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर प्लस 1 का होता है। इसकी सिंगुलरिटीज फाइंड करते हैं, तो डिनोमिनेटर को हमने 0 इक्वेट किया और z की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ये सिंगुलरिटीज़ हैं जहाँ पे हर एक सिंगुलरिटी पोल है बिकॉज ऑफ द स्क्वायर टर्म, क्योंकि वो z माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू जेड प्लस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, तो दोनों सिंगुलरिटीज़ पोल होंगी ऑर्डर 2। हम सिर्फ वो सिंगुलरिटीज़ कंसिडर करते हैं जो अपर हाफ रीजन में आती हैं, यानी जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी, सिर्फ उन्हीं सिंगुलरिटीज़ को बात करेंगे।
वो आती है सिर्फ आयोटा। तो उस सिंगुलैरिटी के करस्पॉन्डिंग हमने रेजिड्यू निकाली। तो रेजिड्यू का फॉर्मूला, क्योंकि ऑर्डर 2 है तो 1/2 - 1 का फैक्टोरियल इंटू लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा डी बाई डी जेड, एक सिंगल बारी ये डेरिवेटिव होगा ऑफ z माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू एफ। ये बन गया जेड स्क्वायर ओवर जेड प्लस आयोटा का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव किया, वो आ गया 2z आयोटा ओवर जेड प्लस आयोटा का। लिमिट लगाई z टेंडिंग टू आयोटा, आ गया -1/4 ऑफ आयोटा। ठीक है, ये आ गया। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी बेसिकली 2 पाई आयोटा टाइम्स द रेजिड्यू। अभी एक और चीज़ बताऊंगा। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई टाइम्स रेजिड्यू, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा पाई/2। पाई/2 की वैल्यू हो गई b। हमने पूछा था b/पाई, वो आ गया 1/2 यानी 0.5 आंसर। अच्छा, मोस्टली टाइम आपको जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है वो ज़रूरी नहीं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो, आपको दिया हो सकता है 0 से इन्फिनिटी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस इंटीग्रल को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बनाएंगे। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी गिवन होगा तो हम जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए 0 से इन्फिनिटी बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह 0 से इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी से 0 बनाने के लिए हाफ से डिवाइड और फिर करेंगे। अगर जैसे यहाँ 0 से इन्फिनिटी गिवन होता तो हम हाफ से डिवाइड करते और फिर उसके बाद करते कैलकुलेशन। ठीक है, तो वो आपके इंटीग्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर पूरी रियल लाइन है तो सिंपल आपको 2 पाई आयोटा से रेजिड्यू मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 0 से इन्फिनिटी है तो आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बनाना है, यानी पूरे रियल लाइन पे उसको बनाना है। वो बेसिकली आपको 2 से डिवाइड। ऑलराइट, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर 0.5। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, आपको सिंपल कॉशी यूलर इक्वेशन गिवन थी जिसमें एक सॉल्यूशन भी गिवन था आपको y1 = x, और बोला गया था कि दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसके दो तरीके थे। एक तो आप इसको सिंपली सॉल्व, इसके बेसिकली काफ़ी तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे कॉशी यूलर को, और वहाँ से सोल्यूशन फाइंड कर सकते थे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था आप ऑप्शन बाय ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके करें, जो लेंदी मेथड होता। और तीसरा जो इजी मेथड है वो होता है सिंपल फॉर्मूला सेकंड सोल्यूशन निकालने का फ्रॉम द फर्स्ट सोल्यूशन। वो होता है बेसिकली सेकंड सोल्यूशन होता है फर्स्ट सोल्यूशन की प्रोडक्ट करते हैं हम इंटीग्रेशन से ऑफ ई पावर ऑफ माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका वाई डैश के करस्पॉन्डिंग टर्म है वो, डिवाइडेड बाई जो वाई डबल डैश के करस्पॉन्डिंग टर्म है वो, यानी -x/x² डिवाइडेड बाई y1 का स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट सोल्यूशन है उसका स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो हो गया ई पावर लॉग एक्स, यानी x/x² किया 1/x, और इसका हो गया 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। तो सेकंड सोल्यूशन हो गया x log x। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपको नॉन लीनियर सिस्टम गिवन था जिसके पास एक आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है 0 0 पे। तो लीनियराइजेशन के अकॉर्डिंग 0 0 पे कैसा पॉइंट है, क्या वो एक नोड है, क्या वो एक सैडल पॉइंट है, या क्या वो एक स्पाइरल है, वो बताना है विद द स्टेबिलिटी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो भी x.=y.= से फंक्शन मान लेंगे। तो f1 फंक्शन मान लिया एक को, एक तो f2, और जैकोबियन मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे जो बेसिकली होती है f1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर f1 का y के रिस्पेक्ट में, f2 का x के रिस्पेक्ट में, एंड f2 का y के रिस्पेक्ट में। वो आ गई ये मैट्रिक्स। क्योंकि हमें 0 0 पे इवेलुएट करना है तो जैकोबियन मैट्रिक्स 0 0 पे आ जाएगी -2 3 एंड -1 1। इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, वो आएगी -12 ± √3 आयोटा/2। क्योंकि आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हैं और प्योरली इमेजिनरी नहीं है, यानी रियल पार्ट है उनमें, रियल पार्ट जीरो नहीं है, इसलिए जो पॉइंट है वो एक स्पाइरल पॉइंट होगा पहली चीज़। अब यहीं से आप स्पाइरल देख के ही बोल सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट। पर अगर स्पाइरल के भी दो ऑप्शन होते तब आप क्या करेंगे, तो आप रियल पार्ट चेक करेंगे। अगर क्योंकि रियल पार्ट नेगेटिव है तो इसीलिए वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव होता तो वो अनस्टेबल स्पाइरल होता। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ रियल पार्ट नेगेटिव है, -12 है, इसीलिए वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, और इसीलिए ओनली करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। अभी ये क्वेश्चन था लेजेंड्रेज फंक्शन के ऊपर, पी एन एक्स के ऊपर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन था। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक रिजल्ट आपको सिंपल पहला ये पता होना चाहिए कि जो लेजेंड्रेज फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 1 पे, यानी पी एन की वैल्यू 1 पे 1 होती है,
और -1 पे अगर हम देखें तो वो होती है -1 की पावर n, जहाँ n एक इंटीजर होता है पॉजिटिव। वही आपका फर्स्ट ऑप्शन था जो डायरेक्टली ट्रू था। बाकी बचे हुए ऑप्शन के लिए जो रिजल्ट्स हैं वो बता देता हूँ कि अगर पी एम एक्स और पी एन एक्स दो डिफरेंट पॉलिनॉमियल्स हैं, यानी कि जहाँ m और n इक्वल नहीं है, तो -1 से 1 के बीच में उनका इंटीग्रेशन होगा 0। सेकेंड ऑप्शन में क्या था, 2 और 4 डिफरेंट था, -1 से 1 का इंटीग्रेशन 0 था, तो ऑप्शन बी हो गया गलत। ठीक है। अगला रिजल्ट, अगर सिर्फ पी एन एक्स का ही इंटीग्रेशन करेंगे -1 से 1 में, तो अगर n 0 नहीं है तो वैल्यू 0 होगी, और 0 है तो वैल्यू 2 होगी। ऑप्शन क्या था, p3x का कर रहे थे तो आंसर 4 नहीं आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था 0, क्योंकि n 0 नहीं था, पर आंसर दिया है 3, वो है 4 है, वो है गलत। और चौथा ऑप्शन कि यहाँ पे अगर यहाँ m n के बराबर हो जाए, यानी पी एन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 2/2n+1। तो हमें जो ऑप्शन गया था P5, तो 2/11 आता आ जाता। सिंपल, आपको 2/2n+1 में n की वैल्यू 5 रख दो, आ जाएगा 2/11। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको लेजेंडरीज फंक्शन के बारे में पता होने चाहिए। ये बेसिक रिजल्ट्स हैं, इन पे क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसलिए इसके ओनली करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर यहाँ फॉल्स पूछा होता तो ये दोनों ऑप्शन होते। तो मोस्टली हम गलती करते हैं, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते और डायरेक्टली जो ट्रू होता है वही लगा देते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। अब जैसे यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अब अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उसने जस्ट स्टेटमेंट पढ़े और वो ट्रू वाले पे टिक कराया, तो पूरा सही करने के बाद भी उसने गलत आंसर लगा दिया। ठीक है, अब इसमें पूछा हुआ है फॉल्स स्टेटमेंट्स कौन से, तो वही हमें बताने। यहाँ पे गिवन है पाई अल्जेब्राइक होता है वो द रिवील्ड ऑफ रियल नंबर्स, पाई ट्रांसेंडेंटल होता है। ट्रांसेंडेंटल मतलब बेसिकली अल्जेब्राइक नहीं, ऐसा समझ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इरेड्यूसिबल होता है ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, या एक अल्जेब्रिक की क्लोज्ड फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक 0 ही होगा। ओके, अल्जेब्राइक नंबर्स बेसिकली वो होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग उस फील्ड में एक पॉलिनोमियल मिल जाए जिनका रूट वो नंबर। जैसे पाई की बात करें तो पाई ओवर रियल नंबर्स अल्जेब्राइक है, क्योंकि हमें एक पॉलिनोमियल x माइनस पाई मिल जाता है जिसका रूट पाई। अगर यह फील्ड रैशनल्स की होती तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रैशनल में ऐसी कोई पॉलिनोमियल रैशनल्स के ऊपर हम फाइंड नहीं कर सकते जिनका रूट पाई। ठीक है, इसलिए पाई अल्जेब्राइक है ओवर रियल नंबर्स, तो ए ट्रू हो गया, बी फॉल्स हो गया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बेसिक था, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 में, क्योंकि फील्ड रियल नंबर्स के तो ब्रेक कर सकते हैं, तो इसलिए रिड्यूसिबल है ये रिड्यूसिबल नहीं है, ऑप्शन सी भी फॉल्स हो गया। और लास्टली अल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक हमेशा 0 होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम अल्जेब्रिक क्लोजर लें, यानी वो पॉलिनोमियल्स का एक फील्ड लें ओवर फाइनाइट फील्ड F2, ठीक है, ओवर F2 की बात करें हम और इसका अल्जेब्रिक क्लोजर लें, तो वो एक अल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है बिकॉज ऑफ दिस फील्ड F2, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं है, और ये भी एक फील्ड है, और ये भी एक अल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड है और कैरेक्टरिस्टिक 2 0 नहीं है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा 0 ही हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो या तो 0 हो सकता है या कोई प्राइम नंबर हो सकता है, ये रिजल्ट होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी भी फॉल्स है, तो इसलिए जो फॉल्स ऑप्शन हैं इसके वो बी, सी और डी। ठीक है, वही आपको मार्क करना है। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही, हमने फिर से आगे की डिस्कस करें। अब जो बचे हुए आगे के सॉल्यूशंस है वो हम कल शाम 6 बजे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट वीडियो। टिल देन वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्रैकेट। थैंक यू वेरी मच।